तो पिछले अंक में हमने देखा था कि कैसे शाओफेंग का दुख उसे घोस्ट किंग में बदल देता है और कैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एक नए सदस्य को अपनी टोली में शामिल करता है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति को अपनी तरफ करने के बाद अब घोस्ट किंग का अगला कदम क्या है? और आज हमारे स्रोत हमें उसी दिशा में ले जाते हैं। ये कहानी अब एक व्यक्तिगत त्रासदी से आगे बढ़कर एक बहुत बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रही है। अच्छा। कहानी के केंद्र में एक रहस्यमयी खजाना है जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां आमने सामने आने वाली हैं। और इस शतरंज की बिसात पर सबसे अहम मोहरा है घोस्ट किंग और उसका अधूरा वादा। बिल्कुल। यानी एक व्यक्तिगत बदला अब एक विश्व स्तरीय संघर्ष का रूप लेने वाला है। सही बात है। तो चलिए इस कहानी की गहरी परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि घोस्ट किंग की पीड़ा, उसका वादा और ये खजाना, ये सब मिलकर कौन सा तूफान लाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं घोस्ट किंग की मौजूदा मानसिक स्थिति से। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो जंगल से निकलकर अपने ठिकाने की ओर जा रहा है और उसके साथ सिर्फ उसका हिरण और बंदर हैं। वो एक पहाड़ी पर खड़ा है और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई है। उसका बंदर उसे हंसाने की बहुत कोशिश करता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पात्र की दोहरी पहचान को समझना बहुत जरूरी है। बाहरी दुनिया के लिए वो एक ताकतवर, खूंखार, क्या कहते हैं, होस्ट किंग है। हाँ, एक ऐसा नेता जिससे लोग डरते हैं। बिल्कुल। लेकिन अंदर से वो आज भी शाओ फैंग है जो 10 साल बाद भी उसी अकेलेपन और टूटन में जी रहा है। उसकी बेहिसाब ताकत उसके मन के खालीपन को भर नहीं पा रही है। और शायद यही खालीपन उसे बार बार खींचकर बायू की कब्र पर ले जाता है। वो अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। हाँ, बिल्कुल। वो कब्र पर से कपड़ा हटाता है और बायू से बात करना शुरू करता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो बायू, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे पिता के साथ मिलकर उस सेक्ट को एक दिन पूरी तरह से तबाह कर दूंगा मैं। और ये वादा यही उसे घोस्ट किंग बनाता है। अंदर से वो आज भी शाओ फैंग है जो शोक में डूबा है, लेकिन ये बदला लेने का वादा उसे एक मकसद देता है, एक कवच देता है। सही कहा। उसकी सारी ताकत इसी एक अधूरे वादे से बंधी है। ये संवाद नहीं, ये उसकी प्रेरणा का केंद्र है। हाँ, और फिर वो बायू का हाथ पकड़कर रोने लगता है। कहता है कि जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मैं बहुत ही अकेला हो गया हूं। उस सेक्ट का कोई एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर सच में उसकी पीड़ा महसूस होती है। बाहर सुजाग उसे देख रही है और उसके लिए दुखी हो रही है। तभी एक और व्यक्ति वहां आता है और कहता है कि घोस्ट किंग को अब आगे बढ़ना चाहिए। इस पर सुजाग का जवाब बहुत कुछ कहता है ना। हाँ, वो कहती है पिछले 10 साल में भी वो बिल्कुल नहीं बदला। देखो तो जरा, हर बार की तरह वो सबसे पहले उससे मिलने आता है। बिल्कुल। ये बातचीत हमें दिखाती है कि घोस्ट किंग जैसे समय में ही अटक गया है। बाकी दुनिया शायद आगे बढ़ गई है, लेकिन वो आज भी उसी दुख में जी रहा है और इसके करीबी लोग उसकी इस हालत को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक तरफ घोस्ट किंग अपने अतीत के घालों में खोया है, तो दूसरी तरफ किन यून सेक्ट में वर्तमान में एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। हाँ, वहां एक विशालकाय दैत्य जाग गया है और भयंकर हंगामा कर रहा है। हाँ, और ये घटना सिर्फ उस दैत्य के बारे में नहीं है। ये क्युनयुन सेक्ट की मौजूदा हालत भी दिखाती है। शिष्य घबराए हुए हैं और उसे रोकने के लिए यिन यांग फॉर्मेशन को सक्रिय करते हैं, जो एक तरह का रक्षा कवच है। बिल्कुल, जिसमें सभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ जोड़ देते हैं। एक वरिष्ठ शिष्य अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। फिर शाओ फैंग का बचपन का दोस्त आता है जो अब काफी शक्तिशाली हो चुका है। वो भी अपनी फॉर्मेशन से कोशिश करता है, लेकिन वो दैत्य उन सब पर भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो उस ऊर्जा कवच को तोड़ ही देगा। हाँ, ये दृश्य एक तरह से शक्तियों का संतुलन दिखा रहा है। 10 साल में जहां घोस्ट किंग की ताकत आसमान छूने लगी है, वहीं उसका पुराना सेक्ट जो कभी सबसे शक्तिशाली माना जाता था, एक दैत्य को काबू करने में संघर्ष कर रहा है। और फिर एंट्री होती है सीनियर लू की। वो अपनी आध्यात्मिक तलवारों से सीधे फॉर्मेशन पर हमला करती है और उस दैत्य को गंभीर रूप से घायल कर देती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा? तभी पास से घोस्ट किंग गुजर रहा होता है। वो कुछ करता नहीं, किसी से मिलता नहीं, बस वहां से गुजरता है। और उसकी उपस्थिति मात्र से, उसकी ऊर्जा के एहसास से वो विशाल और शक्तिशाली दैत्य इतना डर जाता है कि तुरंत शांत हो जाता है। कमाल है।
ये घटना घोस्ट किंग की शक्ति के स्तर को दर्शाती है। अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसकी मौजूदगी ही एक भयानक प्राणी के लिए खौफ पैदा करने के लिए काफी है। मतलब लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मौजूदगी से दैत्य का डरना सिर्फ उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि वो प्रकृति के स्थापित नियमों से भी परे हो गया है। बिल्कुल, वो अब उस दुनिया का एक प्राकृतिक खतरा बन चुका है और सीनियर लू को घोस्ट किंग की उपस्थिति का एहसास हो जाता है, भले ही वो कुछ ही पलों के लिए थी। और इस एहसास से उसका चेहरा उतर जाता है, वो उदास हो जाती है। उसके साथी पूछते हैं कि उसे अचानक क्या हो गया, लेकिन श्याओ फैंग का दोस्त समझ जाता है और कहता है कि उन्हें सीनियर को अकेला छोड़ देना चाहिए। वो घाव आज भी ताजा है। हाँ, घोस्ट किंग की दुनिया दुख, बदले और धुंधली नैतिकता से बनी है। लेकिन इसी दुनिया में एक और शक्ति भी उभर रही है जो न्याय को काले और सफेद में देखती है। एक ऐसा योद्धा जिसके लिए असुर या राक्षस का मतलब सिर्फ विनाश है। और आप बात कर रहे हैं लिन जिंग शू की। बिल्कुल। वो साधना कर रहा है और उसका ध्यान इतना मग्न है कि उसके कंधे पर 2 पक्षी बैठे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दृश्य उसके अनुशासन और एकाग्रता को स्थापित करता है। तभी एक एल्डर अंदर से जलती हुई मोमबत्तियां उसकी तरफ फेंकते हैं। लिन जिंग शू अपनी तलवार से पहली मोमबत्ती को हवा में ही काट देता है। जब दूसरी मोमबत्ती आती है तो वो उसे 3 टुकड़ों में काटकर पास के दियों में फेंक देता है, जिससे वो जल उठते हैं। ये उसके कौशल का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। हाँ। और यहाँ हम शक्ति का एक बिल्कुल अलग रूप देखते हैं। घोस्ट किंग की ताकत उसके दुख और गुस्से से आती है। वो अनियंत्रित और विनाशकारी है। वहीं जिंगशू की शक्ति सालों के अनुशासन का नतीजा है। वो सटीक और केंद्रित है। मतलब ये सिर्फ 2 योद्धा नहीं, ये शक्ति की 2 अलग-अलग विचारधाराएं हैं जो टकराने वाली हैं। सही बात है। इसके बाद एल्डर उसे बताते हैं कि एक संदेश आया है। सभी शिष्यों को तुंगत्यान चोटी पर इकट्ठा होना है क्योंकि कोई बड़ी खबर है। जब जिंगशू और जानकारी के लिए आगे बढ़ता है तो एल्डर उसे एक अदृश्य बाधा से रोक देते हैं। तब जिंगशू घुटनों पर बैठकर अपने गुरु को धन्यवाद देता है और एक प्रतिज्ञा लेता है। और वो प्रतिज्ञा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, गुरुवर, आज तक आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि सारे असुरों का सफाया कर दूंगा और आपने मुझसे जो भी उम्मीद की है वो अवश्य ही पूरी होगी। तो यहाँ कहानी में एक नया खिलाड़ी आ गया है। हाँ। एक ऐसा योद्धा जो खुद को न्याय का प्रतीक मानता है और जिसका एकमात्र लक्ष्य असुरों का सफाया करना है। और उसके जाने के बाद एल्डर्स की बातचीत से पता चलता है कि वो भी एक बड़े खतरे के आने की उम्मीद कर रहे हैं। एक एल्डर दूसरे को धन्यवाद देता है कि उसने जिंगशू को 10 साल तक वहां रहने दिया। अच्छा। वे कहते हैं कि बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है, लेकिन वे उसे संभालने के लिए तैयार हैं। तो मंच तैयार हो रहा है। एक तरफ घोस्ट किंग है जो अपने व्यक्तिगत दुख और प्रतिशोध से प्रेरित है, और दूसरी तरफ लिन जिंगशू है जो न्याय और कर्तव्य की एक कठोर भावना से प्रेरित है। इन दोनों का टकराव विनाशकारी होना तय है। अब कहानी वापस घोस्ट किंग पर आती है। वो बायु के पिता यानी अपने पंथ के स्वामी से मिलता है जो तालाब में मछलियों को दाना डाल रहे हैं। पंथ स्वामी उससे उसके नए साथी के बारे में पूछता है और ये भी कि क्या वो वफादारी करेगा। वो घोस्ट किंग की ब्लड रिफाइनिंग तकनीक में महारत की तारीफ भी करता है। इस बातचीत में गुरु शिष्य का रिश्ता तो है, लेकिन एक तनाव भी है। ब्लड रिफाइनिंग एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक साधना है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को खून के जरिए साधती है। अच्छा। इसमें माहिर होना घोस्ट किंग की ताकत का सबूत है, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो कितने खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। और ये तनाव तब और बढ़ जाता है जब पंथ स्वामी मुख्य मिशन का ऐलान करता है। वो बताता है कि पश्चिमी दलदल में एक खास खजाना मिला है जिसे सभी बड़ी शक्तियां हासिल करना चाहती हैं। और वो चाहता है कि ये खजाना उनके पंथ का हो। हाँ। यहाँ से कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता है। ये खजाना एक ऐसी चीज है जो कहानी के सभी पात्रों को, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन, एक ही जगह खींच लाएगी। और घोस्ट किंग का आत्मविश्वास देखिए। वो बड़े आराम से कहता है कि दूसरे पंथ उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और खजाना लाना तो बहुत आसान होगा। पंथ स्वामी उसके इस रवैये से खुश तो होता है, लेकिन उसे चेतावनी भी देता है। वो कहता है, भले ही तुमने पिछले 10 वर्षों में काफी सफलता हासिल की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें अपने दुश्मनों को बहुत शक्तिशाली समझना होगा। ये एक क्लासिक द्वंद्व है, युवा जोश
और अनुभवजन्य ज्ञान के बीच। घोस्ट किंग अपनी ताकत पर इतरा रहा है, जबकि पंत स्वामी जानता है कि अति आत्मविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो दुनिया के संतुलन को बेहतर समझता है। बिल्कुल।